क्वेश्चन नंबर 21 श्री बजेंद्र सिंह जी। सर, प्रश्न संख्या 21। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर सभापति को दिया गया। माननीय सदस्य। सर, मैं मंत्री जी का आभार जताता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। उसमें उल्लेख किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन का समावेश कर समग्र शिक्षा अभियान की रचना की गई। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि समग्र शिक्षा अभियान की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से क्या लड़कियों की एनरोलमेंट में कोई बढ़ोतरी देखी गई है, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ फीमेल लिटरेसी का अभाव है। इसे बेहतर करने के भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कृपया इसका भी उल्लेख करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा को समग्रता एवं समावेशी रूप में कैसे रखा जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत कई सुधारों का प्रावधान भी है और इसके कार्यान्वयन में कई गतिविधियां भी शामिल है। और जिस तरह से माननीय सदस्य ने ये पूछा है लड़कियों के इनरोलमेंट के बारे में, तो मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि समग्र शिक्षा अभियान के बाद से 2014-15 से 2022-23 तक का अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के इनरोलमेंट में भी वृद्धि हुई है और बच्चियां स्कूल में आए, वो बेहतर शिक्षा ले, इसके लिए कई ऐसे पहल हमारे माध्यम से शिक्षा विभाग के माध्यम से किए गए हैं। और उसमें लगभग हम देखें तो 9 वर्षों में अभी तक 1,20,000 से अधिक छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है। अलग अलग तरह से जैसे जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, उसके माध्यम 14-15 से लेकर 22-23 तक अभी तक लगभग 336 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 8वीं से 10वीं ग्रेड में अपग्रेड किया गया है और 1503 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को 8वीं से 12वीं तक अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही साथ बच्चियों को असुविधा ना हो, इसके लिए पास के स्कूल को अपग्रेड भी किया गया है। विद्यालय का निर्माण समग्र रूप से हो और उसके साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जैसे बच्चियों को फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती है 8वीं तक के छात्राओं को, उसके साथ ही साथ फ्री में यूनिफॉर्म दिया जाता है। इसके साथ दिव्यांग बच्चियों को 12वीं तक का उसे स्टाइपेंड दिया जाता है। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बच्चियों को NMMS स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो इस तरह से समग्र शिक्षा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं और बहुत ही इनरोलमेंट भी बच्चियों का बढ़ रहा है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। जी सर। सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री को 2022 से शुरू किया गया, जिसमें देश के करीब 14,500 स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिनके स्तर में बेहतरी की जाएगी। और इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि उसमें से 114 PM श्री स्कूल जो हैं वो हरियाणा से भी चिन्हित किए गए हैं। उत्तर में ये बताया गया कि जो मेजर इंटरवेंशंस हैं PM श्री के माध्यम से, उसके 10 बिंदु दिए गए हैं। मैं सिर्फ आखिरी बिंदु को पढ़ना चाहूँगा, जिसमें लिखा है कि वोकेशनल इंटरवेंशंस एंड एनहांसिंग इंटर्नशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली विद लोकल इंडस्ट्री, मैपिंग ऑफ स्किल्स विद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स with nearby industry and develop courses and curriculum accordingly। मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिन वोकेशनल इंटरवेंशंस का और स्किल को डेवलप करने का प्रयास होगा और जो कोर्स और करिकुलम को भी उस प्रकार से विकसित किया जाएगा, उसके लिए क्या नए शिक्षकों की भर्ती इसमें की जाएगी या जो मौजूदा शिक्षक हमारी व्यवस्था में हैं उन्हीं को बेहतर ट्रेनिंग करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो ध्येय है PM श्री का, इसकी हम प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, PM श्री विद्यालय के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है,
बिल्कुल, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे ऐसे विद्यालय हों जो कि वो अग्रणी भूमिका में काम आए और वो निभाए, और उसी के तहत पीएम श्री विद्यालय की शुरुआत की गई। और पीएम श्री के कुछ पीएम श्री विद्यालय चयनित होने के 14,500 पीएम श्री विद्यालय चयनित होना है, तो जिसमें 6,000 से ज़्यादा भी चयनित हो चुके हैं, और उसके कुछ मानदंड है, उसके अनुसार ये चयनित होते हैं, चैलेंज मेथड के तहत चयनित होते हैं। तो प्रदेशों के द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं या फिर हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, वैसे विद्यालय उस श्रेणी में जो चैलेंज मेथड को पार करके आते हैं उसको हम चयनित करते हैं। और उसके साथ ही साथ चूँकि हम उसके लिए ग्रांट देते हैं कि अच्छी विद्यालय की अवसंरचना अच्छी हो, वहाँ पे शिक्षक आए और वो एक उस प्रखंड स्तर पर या फिर वो आसपास के विद्यालय में को भी बेहतर ढंग से वो गाइड कर सके। तो इसके लिए कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और इसके साथ ही हम उसमें ग्रांट भी दे रहे हैं। जो 6,000 से ज़्यादा विद्यालय चयनित हुए हैं उसको हम हेल्प भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हरियाणा में भी ऐसे विद्यालय चयनित किए गए हैं और ऐसे भी शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता है कि शिक्षा को हम बेहतर करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस और नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ समग्र शिक्षा और पीएम श्री के माध्यम से ये हमारा प्रयास है कि हम अच्छे विद्यालय और अच्छी एजुकेशन, हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। इसके तहत ये काम किए जा रहे हैं। और शिक्षकों को भी हम अलग अलग स्तर पर, जैसे शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा है तो निष्ठा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम शिक्षकों को उसके आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं। इसके साथ ही साथ डाइट्स है, जो डाइट्स को जिला स्तर पर सुदृढ़ करने का निर्णय हमने लिया है। उसमें पिछले बजट में भी 100 से ज़्यादा डाइट्स को चिन्हित भी किया गया है, जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस के रूप में हम उसे चिन्हित करेंगे और उसमें काम करेंगे, जिसमें एक करनाल भी है। और इसके साथ ही साथ आईटेप है, जो आईटेप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है जो लागू हो चुका है और उसमें शिक्षक किसी एक विषय में ही विशिष्टता हासिल करेंगे इस आईटेप के माध्यम से। तो अलग अलग माध्यम से ये हमारी सोच है, ये हमारा प्रयास है कि हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दें। धन्यवाद। माननीय विष्णु प्रसाद जी। For giving me an opportunity to speak on the Ministry of Education. Primary education is paramount importance for all the students because the education, the primary level, is a fundamental for any child till their end. At this stage, I would like to mention that in Tiruvannamalai, there is a Kendriya Vidyalaya. I appreciate the government's efforts in including English and Hindi at all levels. We welcome it. But at the same time, the students are finding difficult because most of the teachers are Hindi-speaking teachers. But the students are finding difficult to understand at this primary level. So at least to certain point, some extent, if the teachers are from the local region, then the understanding capacity can be increased manifold from teachers to students. So will the government be kind enough to think in this issue and recruit the teachers from the regional level at all regions? Because our Honorable Prime Minister is very much proud of our Tamil language, and wherever he goes, he talks about Thirukural. But unfortunately, in my state, especially in Tiruvannamalai, we find local teachers are not from Tamil Nadu, they are mostly from North India, and that is why students are finding difficult to understand the subject. Kindly consider, and will the government be kind enough to consider this request? Thank you. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मातृभाषा पर जोर देती है, मातृभाषा भारतीय भाषा पर, और ये हमेशा से ये हम सब चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, मातृभाषा के बारे में वो बताते भी हैं। तो ये हम जो देख रहे हैं एनईपी में भी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात हम कहते हैं, ताकि बच्चों को समझने में, सीखने में दिक्कत ना हो। और उसके तहत ऐसे शिक्षा की बात अगर हम करें तो शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है।
तो जिसके तहत बहुत सारे जो राज्य के विद्यालय हैं वो अपने हिसाब से वो बच्चों को शिक्षा दे, वहाँ पे उपस्थित हैं, वो बच्चों को उनके भाषा में वो सिखाए। श्री मलुक नागर जी। जी अध्यक्ष जी, थैंक यू। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने सदन में कई बार मुद्दा उठाया और हमारा बिजनौर, जहां से मैं एमपी हूं, वहां 3 लोकसभा पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पे पहुंच जाती है, अधिकारी पे पहुंच जाती है, ज़मीन भी चिन्हित नहीं हुई, तो वहाँ सेंट्रल स्कूल कब होगा? और एक दूसरा साहब कहना चाहता हूँ, देश की सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जो बाउंड्री है देश की, तो जो सीमा पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो मुसलमान गुजर हैं, वहाँ स्कूलों की बहुत कमी है कि क्या बड़ा लड़कियों का कोई स्कूल वहाँ खोलने की सरकार की योजना है? अध्यक्ष महोदय, ये चूँकि केंद्रीय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है और जहाँ तक बच्चियों के लिए है तो ऐसा कोई जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुले जाते हैं, तो जहाँ जहाँ जो बैकवर्ड इससे ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य की विशेष जवाबदेही राज्य की होती है संवर्ती सूची में आने के वजह से, तो राज्य सरकार इस पर विशेष रूप से हर एक सरकार अपने अपने स्तर से इनिशिएटिव लेती है और नए नए तरीके से चाहे विद्यालय खोलना हो या विद्यालय को अपग्रेड करना हो, ये एक सतत प्रक्रिया के तहत वो काम करती है। श्री नामा नागेश्वर राव। थैंक यू स्पीकर साहब। तब विद्या जो है, जो बच्चा लोग विलेज लेवल पे जो रहता है वो लोगों के लिए विद्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने विद्या का बारे में जो ये गवर्नमेंट जो लिया वो सब बता दिया, बहुत अच्छा बात है। मगर तेलंगाना का जो है ना, हम लोग नवोदय विद्यालय पूरा देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक नवोदय विद्यालय देता है। हमारा तेलंगाना के लिए 33 डिस्ट्रिक्ट था। बहुत दफ़ा ये हाउस में हम लोग उठाया है और एक एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक नवोदय विद्यालय देने का था, मगर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जो है ना 9 नवोदय विद्यालय दिया है। बाकी कब तक दे सकता है? कि बोलता दिस इज़ द ओनली स्टेट में जो है ना एंटायर कंट्री में, ये स्टेट में सिर्फ जो है नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट को एक नहीं दिया है। हम ये बात को मंत्री हम बहुत दफ़ा जो है ना हम लोग पूछा है। अभी हम मंत्री जी से है ना ये क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी माननीय सदस्य को ये मैं देना चाहती हूँ कि ये नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है और जिसके तहत कई उसके पैरामीटर्स है और उसके तहत वो किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से फिर उससे संबंधित माननीय सदस्य लाएंगे प्रश्न, फिर इसके बारे में हम जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पीवी मिथुन रेड्डी। माननीय मंत्री जी। Sir, an answer is laid on the table of the House. श्री के राम मोहन नायडू। Sir, for the last 4 years, the state of Andhra Pradesh has been suffering extensively due to financial mismanagement, sir, which is being carried out by the present state government. It has not been able to pay the salaries of the employees. There is close to zero expenditure being spent on infrastructure like roads. There is mismanagement, diversion of funds which are being sent by the center to the state government, sir. Sir, in this, I want to mention to the Honorable Minister that when there is a financial crisis in the state, number one is the malintention of the state government itself. Number two is when the state government is not able to maintain financial discipline, sir. What I mean by this is there are FRBM limits that are already there. But with the states, due to its own greed, it is borrowing much more than the limits. And when the limits come into the picture, when they are close to the FRBM limits, they are trying to use the state-owned corporations to raise much more money, sir, which is pushing the state into much more debt, but maybe it's not being shown under the FRBM limits. And one such example for the state of Andhra Pradesh, the present government, sir, it has promised that it is going to go... Sir, I'll just finish, sir. It has promised that it's going to do liquor ban. And now it is so hypocritical that the AP State Beverages Corporation, which is going to sell liquor, and they are taking funds
by issuing bonds through this corporation, sir, and increasing the Manya borrowings Mantri. of the state. I just want to know through the Honorable Minister, when the state is not following this financial discipline, what is the responsibility of this center to ensure there is proper financial discipline in the state, sir? Thank you. So the honourable member referred to the FRBM Act, sir, which is essentially an act which, of course, in centre we do have, and every state has its own FRBM. So in other words, the FRBM for Andhra Pradesh would be something which the assembly there will be seized of the matter, and per their act, they should take the discussion forward in the House, if anything at all. One. Second, as regards the kind of nudging or suggestion or oversight that we can have is derived from the Article 293 of the Constitution, which periodically we keep doing. I just want to inform the honourable member through you, sir, that these are steps which we take. N.K. Premchandan. Sir, thank you very much for giving this opportunity to ask a supplementary on GST. So the GST compensation is a big controversial issue now in the country. Most of the states are complaining and also making a suggestion and memorandum to the Government of India to extend the GST compensation period so that the state will be financially empowered. See, I would like to know from the Honourable Minister, because it has already been the term of paying compensation, GST compensation has already been expired on 30th June 2022. So I would like to know from the Honourable Minister, if it is continuing, it is an anticipatory question I would like to know academically from the Honourable Minister, if it continues, that if the GST compensation payable to states continues even after June 2022 at the present stage, how many states are eligible for getting GST compensation as per the statistical data available with the government? Because so many allegations are coming that since the GST compensation is not being paid, the states are in big financial trouble, and the stress is because of the GST compensation is not being paid. So I would like to know from the Honourable Minister regarding this. And also, Madam may be remembering that the last session, the same question was put regarding the IGST also. The IGS, integrated GST also not being paid to the state because they have not submitted the proper records, and the Honourable Minister has directed me to discuss with the state government and let them supply all the documents regarding it. I hope that the state government has already mentioned all the documents have already been submitted, whether the payment has duly been given. These are the two supplements. Thank you very much, sir. So the honourable member has raised quite a lot of issues in his questions, and if you allow me, I would like to answer each one of them. Sir, the GST law and the one specifically on the compensation, as the honourable member rightly pointed out, expired as of 30th June, meaning giving compensation to fill the gap between that assumed income and shortfall has come to an end as of 30th June 2022. The council subsequently, because all of us underwent the COVID pandemic, when we didn't have revenues at all, we had to borrow money and keep giving the compensation. That borrowed money has to be serviced and to be returned. So, under the GST Act, which provided for the compensation, because it is the compensation which will have to be paid back to the states for the period which was covered by that act, and that had to be borrowed, and now the borrowing will have to be paid. With the advice of the Attorney General of India, the Council took a decision to extend collecting compensation cess till such a time just that borrowed money and the interest that has to be paid to it are repaid. So 30th June 2022, paying of compensation per se has come to an end. The Act allows us to extend collecting the compensation cess for paying the compensation till 2026 March, only on account of repaying the principal and servicing the interest for that amount for the borrowing that was done.
And that borrowing was done purely for giving the compensation during that period ending 30 June 2022. So the compensation cess is getting collected now beyond 2022 only for that point and nothing else. And that technically will have to come to an end by 30th March 2026. Hopefully we'll be able to pay it back even earlier. Any extension of paying compensation beyond the amount which is being borrowed is not envisaged in the Act. And the GST Council has had several discussions on this. It is not envisaged in the Act to extend the compensation cess collection beyond 30th June 2022. That extension which I explained, which is going on till 26, is only as regards borrowed money which has to be paid back. That borrowing was purely for paying the compensation. So that is the true position, one. Second, compensation cess not being paid. I've explained this a lot of times. I'm seeking your indulgence so that I can explain it again. 30th June 2022 was the last date when we started collecting, when we kept collecting the cess, and with the cess collected, we are paying for the states. Paying for the states, the compensation happens every time the state produces with the AG certificate saying this is the compensation due to us, please pay it. The moment that comes in with the AG certificate, we pay it. Honorable Member N.K. Premchandran comes from Kerala. I would like to give him the factual position as of now. Kerala has, AG certificate has been received from Kerala 4 years, except for 22-23 first quarter. 22-23 first quarter, Kerala has not sent the AG certificate as yet. Any payment will be processed now that the AG certificate has been received. And that is the principle on which compensation cess is being given to every state. Every other state has probably given, except for Nagaland, which has not given AG certificate for any year beginning 2017-18. Sikkim has not given for 3 years, West Bengal has not given for 4 years, and so on. It varies, the position varies. So the moment the claim comes along with an AG certificate, we release the compensation amount. We are not holding back compensation amount for any other reason except if AG certificate has not reached us. अधीर रंजन जी, ऐसे तो डिटेल में जवाब दे दिया माननीय मंत्री जी ने. Madam, so the devolution of taxes, including GST, everything has been prescribed by our constitutions, and it is a constitutional mandate which is to be abided by you. But madam, don't take it otherwise. There is a general perception being grown across the nation that non-BJP ruled states are being deprived from having their legitimate due. The latest example is Karnataka, where the entire ministry has been agitating against the indiscriminate and arbitrary attitude of your administrations. They are alleging that they are being famished by sheer discrimination being played from your ministry. I would like to know whether state government of Karnataka has been deprived from obtaining their legitimate due, because few months ago the situation was not there. That time everything was going hunky-dory. But after the new installation of government, because the non-BJP government has been assumed there, since then the trouble has been started on. What is the reason behind this kind of deprivation? Tamil Nadu was? Sir, devolution to the states, this is beyond, of course, this question, sir, but still, because it's an important question on which the leader of the opposition is asking a question, I would certainly respond. Devolution to the states happens in the direct tax matters as per the recommendation given by the Finance Commission. The GST, particularly the SGST, the state GST,
goes 100% to the states. No one can do anything with it. It has automatic provision that 100% collected by the states will be with them. I repeat, 100% is with them. IGST is collected because it involves a lot of interstate payments. It is periodically reviewed also by the GST Council. It is because states should get the money in their hand, roughly, grossly, 50% is divided, and then periodically it is readjusted to actuals. So if a state were to get 41 and not 50, adjustment happens. If a state were to get 52, adjustment happens. So every now and then, when money gets accumulated under the IGST, it is divided grossly at 50-50 to all states and gets reconciled over the time according to the data that comes up. The CGST is divided as per the advice, 42% goes of the Finance Commission. So if this is direct tax, GST, sir, direct taxation is completely determined by the proportions decided and suggested and accepted and implemented by the central government. Now, of course, some states, and this rate fixation is nothing to do with the Government of India. Rate fixation as to how much should go to a state is done by the Finance Commission. And does the Finance Commission sit in one place and take a call on it? No. It goes all over, meets with every state government, talks to them, and only then submits the report. I want to humbly submit before you so that Adirji, please understand, I don't have the right to change as per my whims and fancies, that I like a state or this state is against my party politics and therefore, no way. I have no role. In fact, I would have to follow it 100%. And that's what I've done in my term here. And that's what every finance minister does in their term. Finance Commission giving recommendation, that which I have to implement, it is done without any kind of fear or favor or anything like that. So this apprehension that some states are being discriminated against is a politically vitiated narrative which, I'm sorry to say, vested interests are happy to go about saying it. There's just not a possibility that any finance minister can intervene to say, I don't like this state, stop the payment. No way. It cannot happen that way. The systems are well placed that the recommendations of the Finance Commission for every month's devolution will have to happen. But now that Adirji himself has said, politically you're doing this, I want to also say, and I want to. All right, let me answer your first question and also join you on your second additional point. Sir, Adhir Ranjan ji saying in this first place only said 6 months, till 6 months it was all hunky-dory, now it's not. Can I, seeking your indulgence, say, till 6 months if it was hunky-dory, what's going wrong now? Have you started spending on items which you were not supposed to spend? I'm not even questioning that, do spend it, but don't put the blame on me. Don't put the blame on the center because it goes by the rule book, it has to give it, it will give. If the expenditure are going into areas which cannot be sustained by your budget, I'm not answerable for that. So, Adirji, I'm sorry, till 6 months ago, which government was there, it's not my role now to talk. Hunky-dory it was. No, it's not. Introspect, please. You're saying that, I didn't say that. You're saying that. Sir, therefore, Adirji, I respect him, I give him detailed answer. But if there is an insinuation that it's because me holding money here, I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status, and let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Sir? Okay. Finance Commission is now... 1 minute. Please.
Oh, surely. I'll certainly sit with the Karnataka Minister, Deputy Chief Minister, Honorable D.K. Shukmarji came and met me. He told me about the difficulties. I've heard him. I've given him the matter-of-fact answer. It's not as if I don't want to meet state authorities, state ministers. I can't do as long as the Finance Commission doesn't tell me to do. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. Adir ji, please don't imagine that I have a discretion to play around with Finance Commission's recommendations. Please talk to the Finance Commission. I'm not talking about generosity. Sir, I'm talking about Finance Commission's recommendation, which I follow to the last word. I'm not talking about anybody's generosity. So, let us please talk on the terms. Finance Commission gives me a recommendation, I follow it. Now suddenly Adirji says, meet up the state. I've met up the state. I'm not doing anything is the next allegation. I can't do anything is my answer. No, why don't you meet them? I've met them. But you're not doing anything. I can't. Question number 23. Question number 23 थी उमेश जाधव जी. Question number 23, sir. माननीय सदस्य. Sir, I have received the reply. Reply में ये कहा गया है कि Ministry of Tribal Affairs has not received proposal for inclusion of specifically Gond Kurba community in ST list of Karnataka. Sir, my question was probably not understood properly, or I would have not asked properly. Sir, Karnataka government has recommended, sir, in Karnataka, Gulbarga, Yadgir and Bidar, Kurba is Gonda, Gonda is Kurba. These are synonymous terminology. Karnataka government has recommended 4 times for the inclusion of these community in ST. So I am giving the references. The government of Karnataka has sent the cabinet approved note to the central government on 25/12/1996 and 10/2/1997 with regard to the district of Bidar undivided Gulbarga for the considering the tribes by the name Kuruba has synonymous of Gonda, scheduled tribe for these districts. In this regard, the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, wide its letter dated 21/4/1997, requested Government of Karnataka, Department of Social Welfare to send the ethnographic report on Gonda Kurba of these districts. The Tribal Research Institute of Government of Karnataka conducted an ethnological survey study on Gonda Kurba and submitted its report to the Government of Karnataka. The report approved in the state cabinet on 3/3/2014 and recommended to the central government on the 4/3/2012 for consideration. Again, the Secretary of Government Social Welfare Bengaluru also submitted TRI communities views on the report of the Karnataka Ministry of Tribal Affairs, Government of India on 5/9/2014, 12/5/2017, 18/5/2018, 31/5/2020 for further necessary action. However, ORGI, without getting into merits of the ethnographic report and considering the irrelevant literature, has raised queries with the Ministry of Tribal Affairs. Same has been taken up with the Government of Karnataka. Government of Karnataka has addressed all the queries and recommended again for consideration. ORGI again asked additional information from ethnographers. Comments of ORGI and justification of ethnographic report to include the term Kurba has synonymous Gonda Shell tribe in Bidar, Kalburgi and Honorable Yadgir member, Karnataka please. submitted, sir. Sir, this is very burning and serious issue, sir. Recently, 2 days back, एक हमारे गुलबर्ग के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो साइकिल टायर ट्यूब पंक्चर करता है, उसकी बेटी मेरिट में आकर शी वाज एम्प्लॉयड, उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया सर, उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और वो he died of heart attack. Day to day these things are happening, sir. I sincerely request Gonda and Kurba are same in only 3 districts. Population भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास सर.
बहुत कम पॉपुलेशन है। कलबुर्गी, बीदर एंड यादगिरी में कुर्बा, गोंडा, गोंडा कुर्बा, इनको धनगर भी बोला जाता है सर। इनको कंसिडर करने के लिए मैं सिंसियरली आपके जरिए मैं हमारे अर्जुन मुंडा जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और हम बहुत बार डेलीगेशन गए सर, एक बार नहीं कम से कम 50 बार उनके पास गए सर। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सर, माननीय मंत्री जी, बहुत गरीब पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए मदद करना है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार उनको उत्तर दिया गया है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने कहा है कि गोंड कुर्बा से संबंधित प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव कुर्बा से संबंधित है और 2 प्रस्ताव है। उसमें एक है कुर्बा समुदाय को जिसका क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में, और दूसरा है कि कुर्बा को गोंड के पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिमस वर्ड के रूप में सम्मिलित करना। इस मामले में जो पत्राचार हुए हैं उसके बारे में माननीय सदस्य ने खुद बताया है, क्योंकि इसके एक मोडालिटीज़ है, एक पूरे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूलिंग करने के लिए जो भारत सरकार ने मानक तय किया है, उन मानकों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार के रिपोर्ट आने के बाद में जांच होती है, और जिस स्तर पर ऐसे विषय आते हैं जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो उस स्तर से पुनः मंत्रालय के माध्यम से वहाँ भेजी जाती है। तो ये जिस वर्ग के बारे में कह रहे हैं, इनके बारे में पहले आरजीआई ने जो रिपोर्ट दिया है वो खुद मंत्री माननीय सदस्य इससे अवगत है, और अभी ये कुछ स्तरों पर विचाराधीन है जिसकी सूचना अभी तक मंत्रालय को नहीं मिला है। आगे जब मिलेगा तो उसका सूचना हम माननीय सदस्य को अवश्य उपलब्ध करा देंगे। सर और एक सर, हमारे पास कोली कब्बली के बारे में भी हमने बहुत बार ये मैटर रेज किया है सर। माय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू ऑनरेबल इज in Karnataka, Koli, Kabalga and its synonyms are recommended by the state government for Karnataka for inclusion in ST list of Karnataka. Currently, it is in RGI for evaluation. Sir, currently some communities like Tokre Koli, Dhor Koli, Koya, Kolcha, Kolga, Raj Koya, Bin Koya are included in the ST list of Karnataka. But the remaining leftover from the Tokre Koli, Koya, Dhor Koli, that is Koli and Kabalga, are necessary to include in the list of ST at the earliest. It is my once again sincere request. Minister should sympathetically consider and take decision early, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, कई राज्यों के ऐसे बहुत सारे मामले मंत्रालय के विचाराधीन और उससे संबंधित विभिन्न स्तरों पर सारे लोगों के कमेंट्स के लिए आते हैं। उसमें जो कहा है वो अंडर प्रोसेस विभिन्न स्तरों पर है। कर्नाटका के मामला में गंगा माथा का है, हनुमत्था का है, जैसे कोली का उन्होंने कहा, उसी तरीके से कंडुवड़ियान का है, मलयाली का है, कई ऐसे समूहों का है जो विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है। ये ऐसे मामले हैं जिस मामले को जो प्रावधान है उसके अनुसार देखे बिना नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी औपचारिकता के जो मापदंड है उसके बारे में लगातार चर्चा हुई है, और 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके अनुसार इसको देखना बहुत आवश्यक है। श्री फ्रांसिसो सर्दिना। There are 3 communities in Goa, Velip, Gowda and Kundi, which are included in scheduled tribe. There is a permanent request from government of Goa to include Dangar community, which is much more backward than these 3 communities who are included in the list. So please, I would request
the government and the minister to please consider this and include this Dangar community in the scheduled tribe list. प्रश्न से संबंधित इसलिए नहीं है कि कम्युनिटी के कई राज्यों से संबंधित है, लेकिन इसके अद्यतन स्थिति से माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूं। श्रीमती सुप्रिया सुले। जिस राज्य से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र में, मराठा, धनगर और लिंगायत और मुस्लिम समाज का आरक्षण की आंदोलन सब जगह चल रहे हैं और धनगर समाज का आरक्षण को प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भेजा था। पिछली बार भी सर मंत्री जी ने उसके बारे में भी जवाब दिया था और उनके पहले दूसरे जवाब में उन्होंने ऐसे कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं राज्य से, लेकिन उस पर कमीशन लगता है, तो कुछ टाइम बाउंड मैनर या कुछ जवाब हाँ या ना में मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज को मिलेगा, हाँ या ना? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि ये चारों वो देना चाहती है, तब वो दिल्ली कागज आए कि नहीं और निर्णय कब होगा? थैंक यू सर। जहाँ तक धनगर समाज के विषय में है, क्योंकि माननीय सदस्य को इस बात से बहुत अधिक वो स्वयं अवगत है कि इन मामले में राज्य ने एक बार बहुत पहले प्रस्ताव भेजा था, उसके बाद प्रस्ताव वापस ले लिया। अब प्रस्ताव जब राज्य सरकार के पास है तो केंद्र के पास विषय विचार के लिए कैसे हो सकता है? तो क्योंकि ये राज्यों की सूची बनती है और राज्य के अनुशंसा के आलोक में बाकी कार्रवाई प्रारंभ होती है। श्री निशिकांत दुबे जी। बात सभापति महोदय 2014 में एक कमेटी बनी, ऋषिकेश पांडा कमेटी, और उसने सारे लोग जो आरजीआई, राज्य सरकार, SC/ST कमीशन, उन सबों के मेंबर उसके सदस्य थे और उसने एक रिकमेंडेशन किया कि कई एक ऐसी जातियां हैं जो कि ट्राइबल थीं और किसी कारणवश भूलवश जो है वो छूट गई। उसमें से दो जाति हमारे यहाँ है झारखंड में, खेतौड़ी और घटवाल। जब माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उन्होंने खुद ही 2 बार इस प्रपोजल को भेजा है। संयोग बढ़िया है कि ऋषिकेश पांडा कमेटी की भी रिपोर्ट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। ये खुद मंत्री हैं। क्या वो दोनों जातियां जो किसी भूलवश छूट गईं, और ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उसमें बिना किसी नियम कानून के उस कमेटी के आधार पर आप उसको ST का स्टेटस दे दीजिए, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि उसका जवाब यही आएगा कि राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पांडा कमेटी के आलोक में क्या उसको ST का स्टेटस हम दे सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि जो राज्य सरकार के एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आई गई रिपोर्ट पर जनजातीय मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर, क्योंकि सबसे पहले आरजीआई के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उसके बाद कई मंत्रालयों से विचार विमर्श करते हुए मंत्री परिषद में लेकर के आती है। यह एक विधि निर्धारित की गई है, प्रावधान किया गया है। अब पंडा कमेटी एक गठित हुई थी, जिस पंडा कमेटी के माध्यम से ये बताया गया, जिस तरीके से लोकुर कमेटी 1962 में बनी थी, उसी तरीके से एक पंडा कमेटी बनी थी जिन्होंने कुछ चीज़ों को सामने लेकर के आया था। लेकिन जब इस पर विचार हुआ तो यह हुआ कि जो हमारी विधि निर्धारित की गई है, जो गाइडलाइंस बनाई गई, उस गाइडलाइंस के आधार पर ही, अन्यथा कई कमेटी इस तरह की बनेगी और उस कमेटी के माध्यम से शेड्यूलिंग का, क्योंकि आर्टिकल 342 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके मापदंड को इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी कमीशन के माध्यम से आए रिपोर्ट के माध्यम से शेड्यूलिंग का कार्य करे, बल्कि इसके जो विभिन्न स्टेजेस है उसके आधार पर ही इसको लाना चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए फिर राज्यों को भेजा गया,
जहाँ तक घटवार और खेतौरी की बात है, घटवार और खेतौरी का इसके पहले कई स्मारित किया गया है और लगातार पूछा गया है, लेकिन राज्य के तरफ से अभी तक इस मामले पे कोई उत्तर मंत्रालय को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री के सुब्बा नारायण। Number 24. माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मेंबर। I have two supplementary questions, sir. One is whether there any borrowing limit fixed to the state and center. If so, the details thereof. Another one is whether any state government requested for allowing them to borrow beyond the limit in cases emergency. If so, the details, sir. उधारी का संबंध है। सभी राज्य सरकारें अपना FRBM एक्ट बनाती हैं और उसके तहत उधारी लेने का काम वो करती हैं और भारत सरकार से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केवल भारत सरकार इतना ध्यान रखती है कि जो FRBM का एक्ट है उसके ज़्यादा अगर लेता है तो भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि किसी प्रदेश ने मांग किया है, प्रदेश मांग करती रहती है, लेकिन जो भारत सरकार FRBM एक्ट है उसके तहत भारत सरकार प्रदेशों को अनुमति देती रहती है। डॉक्टर शौकत राय। Sir, the minister has given a detailed reply. But the fact is that due to high level of debt of the government, the industry, the investment came down. It was as high as 38-39% of the GDP. It came down to 32% of GDP in 22-23. The reply states that overall investment rate in economy consolidated at 29.2% in 22-23 and has improved to 29.8%. So obviously the minister in the reply has stated that this was due to one, pandemic and low revenue collection, and two, the NPAs in the bank which the government is trying to set right. May I ask from the Honorable Minister as to when, in the government's estimate, investment rate will go up to 39% as it happened to 2011-12, and what are the further steps being taken by the government in this regard? Investment rate is very low and all the government's tall talk has not resulted in investment going up. माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक निवेश का सवाल है उसका विस्तार से उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है, लेकिन अगर देखें जो हमने उत्तर में भी बताया है कि इधर जो भारत सरकार ने तमाम सुधार किए हैं, चाहे वो IBC कोड का हम लोगों ने लाया, चाहे GST को लेकर के आए, और भारी मात्रा में जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं उसको अगर देखें तो लगातार निवेश में कोविड के बाद में जो कोविड के समय जो घटोतरी हुई थी, आज निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और निश्चित तौर से जो 2011 का लक्ष्य बहुत जल्दी हम प्राप्त कर लेंगे। श्री A. आरिफ। Thank you, Speaker, sir. Honorable Finance Minister, stating in her reply about the CapEx loan, which is the industry loan for 50 years, I would like to know, in this regard, will include this loan allowing is borrowing limit of the states prescribed by the Finance Commission or FRBM Act. I request you to exempt the CapEx loan from the borrowing limits of the state.
Honorable Finance Minister is well know about the financial constraints of the states after the GST Act. I have a simple and important doubt about regarding the GST Act. Honorable Finance Minister is replying. We cannot amend the GST Act. If you have any interest to support the states, you can amend the GST Act. Come before the amendments. We will support you. So I request to Honorable Finance Minister consider the request to exempt the borrowing limit of the state for the capex loan. माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक जीएसटी के में संशोधन करने का सवाल है, जीएसटी की अपनी एक संवैधानिक व्यवस्था काउंसिल है, उसका निर्णय कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल ही लेती है। जहाँ तक कैपेक्स बढ़ाने का सवाल है, अगर देखें कि भारत सरकार ने कोविड के समय भी जब हमारा सेस कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, उस समय भी भारत सरकार ने बैक टू बैक लोन लेकर सरकारों की मदद करने का कार्य किया है। और अगर आप देखें तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं भारत सरकार का अपना कोई क्षेत्र नहीं है। उन सारी योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं सभी प्रदेशों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 श्रीमती पूनम महाजन। पटल पर दिया गया है। राम शिरोमणि वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जो कि साक्षरता दर के मामले में देश में सबसे पिछड़े जिलों में आता है, यहाँ सामान्य और उच्च शिक्षा के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार ने देश के पिछड़े और आकांक्षी जिलों में उच्च शिक्षा में सुधार और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की कोई योजना बनाई है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दौरान सारे देश में सभी स्तर के शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जब उच्च शिक्षा क्षेत्रों की बात हम कहेंगे तो इसमें पीएम ऊषा जो पहले हम रूषा नाम से चलते, रूषा 1, रूषा 2, अभी 2023 जून में पीएम ऊषा हमने लॉन्च किया और इसमें सभी राज्यों ने मूव किया, लेकिन 5 राज्यों जो है बिहार, दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों इससे नहीं जुड़ा है। उनको क्या मालूम नहीं शिक्षा की ज़रूरत है क्या नहीं। तो इसमें जो फोकस है जो एनबी को द्वारा, और फोकस डिस्ट्रिक्ट भी है। फोकस डिस्ट्रिक्ट वो हमारे जो स्टेट्स वही चयन करते हैं, और इसके साथ साथ जब सारे एक्सेस, इक्विटी और जो उसको एक्सेलेंस, उसको बारे में भी आगे चले, इसके बारे में चर्चा करके स्टेट के द्वारा प्रपोजल भेजते हैं। और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी पूरा स्टेट ही रहेगा, रैशनलाइज्ड स्टेट भी कर सकता है, यूनिट ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ साथ कोई हार्ड कंपोनेंट और सॉफ्ट कंपोनेंट के बारे में अलग से कुछ नहीं किया, हम सारे इसके लिए कर रहे हैं। श्री संजय सेठ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानकारी चाहते हैं कि पीएम रूषा स्कीम में हमारे राज्य झारखंड में उस कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, और हमारे रांची में खिलाड़ी में कोई सेंट्रल स्कूल खोलने की कोई व्यवस्था है क्या, और रांची जिले में कोई केंद्रीय विद्यालय और खोलने की जानकारी है क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो हमारे वहाँ झारखंड में पीएम रूषा में भी जो अच्छे काम भी हुआ था, उसमें 2018-19 में 27 प्रोजेक्ट हुआ, 27 यूनिट्स, और 2019-20 में 9 प्रोजेक्ट्स हुआ। और इसके साथ साथ जो पीएम ऊषा नया चयनित हुआ, पीएम ऊषा 2023 जून में लॉन्च हुआ, इसमें भी झारखंड में 12 डिस्ट्रिक्ट
12 डिस्ट्रिक्ट चयनित हुआ। ये 12 डिस्ट्रिक्ट में है चातरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामतारा, खुंती, लातेहार, पालामऊ, साहेबगंज, सिमदेगा और वेस्ट सिंहभूम। ये सारे जगह में हमारे जितने सारे व्यवस्था है जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च on universities, grants to strengthen universities, grants to strengthen colleges, new model colleges, and gender inclusion के लिए भी जो एक भी हम करते हैं। और इसके साथ साथ जो गिरिडीह में जो हुआ, इसमें गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल, उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय एक भी हुआ, केंद्रीय विद्यालय भी एक है, और मद्रासा रिकॉग्नाइज्ड, मद्रासा अनरिकॉग्नाइज्ड भी है 13, और इसके साथ साथ जो 95 प्राइवेट अनएडेड स्कूल वो भी हुआ। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे